तो स्टूडेंट्स आज अपन स्टार्ट करें सॉल्यूशन का पार्ट बी। पार्ट ए कंप्लीट हो चुका है, अपन स्टार्ट करें पार्ट बी। और पार्ट बी का नाम है अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म नाम है, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं इंग्लिश में, और शॉर्ट में अपन इसको लिखेंगे सीपी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। शॉर्ट में क्या लिखेंगे? सीपी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये पार्ट बी है अपना। इस पार्ट बी के अंदर अपने कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे वो देखो। इसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राउल्ट का नियम, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म, यानी इनकी परिभाषा क्या होते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म और कौन कौन है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट पढ़ेंगे अपन इसके अंदर, इसी के अंदर पढ़ेंगे, फर्स्ट पढ़ेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट से। सेकेंड अपन पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन यानी बढ़ना, वृद्धि होना, इसको लिखते हैं डेल्टा टीबी से। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अपन हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, और इसको लिखते हैं डेल्टा टी एफ से, ठीक है। एंड फोर्थ अपना पराशरण दाब, पराशरण दाब को लिखते हैं पाई से, ठीक है। ये रहेंगे। इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा असामान्य मोलर द्रव्यमान, असामान्य मोलर द्रव्यमान, और लास्ट टॉपिक रहेगा आदर्श व अनादर्श विलयन। ये अपने को पढ़ने हैं। इसमें देखो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और थ्योरेटिकल भी आते हैं, जैसे पराशरण दाब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, राउल्ट का नियम इंपॉर्टेंट है, आदर्श और अनादर्श विलयन इंपॉर्टेंट है। तो ये अपन पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। तो पहला स्टार्ट करते हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम को पढ़ने से पहले, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम पढ़ने से पहले आपको वाष्प दाब के बारे में पता होना चाहिए। वाष्प दाब क्या होता है, ठीक है। वाष्प दाब को P से लिखेंगे अपन, ठीक है। वाष्प दाब क्या होता है देखो, ये एक द्रव है, ठीक है, और ये द्रव है वाष्पशील, मतलब इसकी बनती है वाष्प, ठीक है। ये वाष्पशील द्रव है, और वाष्पशील द्रव की क्या बनती है? वाष्प बनती है, इसकी भी वाष्प बनेगी। अगर अपन इस पात्र को बंद कर दें, ऊपर से बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, इसकी वाष्प बनेगी, वाष्प बनी। ये वाष्प यहां से टकरा करके इस द्रव की सतह पर क्या डालेगी? दाब डालेगी। इसी दाब को नाम दे दिया वाष्प दाब। यह है वाष्पशील द्रव। क्या है? अब चाहो तो डायग्राम बना लेना बोले, वाष्पशील द्रव, ठीक है। ये वाष्पशील द्रव है। इस वाष्पशील द्रव की क्या बनेगी? वाष्प बनेगी। ये वाष्प क्या करेगी? ऊपर की ओर गई, यहां पे टकराई, ठीक है, और टकरा के वापस नीचे आई, तो इस द्रव की सतह पर क्या डाल रही है? दाब। इस दाब को अपन क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं, और इसको P से लिखते हैं, ठीक है, वाष्प दाब P। लेकिन इसमें एक शर्त है, वापस से सुनना इसको ढंग से। वाष्पशील द्रव है, इसकी वाष्प बनेगी। ये वाष्प इस द्रव की सतह पर क्या डालेगी? दाब। इस दाब को अपन ने क्या बोला? वाष्प दाब। लेकिन प्रारंभ में वाष्प बनेगी कम, ये पूरा स्थान खाली रहेगा, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा जब ये पूरा खाली स्थान वाष्प से भर जाएगा। प्रारंभ में जब वाष्प कम थी तो दाब कम था, जब ये पूरा खाली भाग भर गया तो दाब अधिक डलेगा। जबकि वाष्प दाब, किसी भी शुद्ध द्रव का वाष्प दाब निश्चित ताप पर निश्चित होता है, ठीक है। तो अपन ऐसे बोलेंगे, देखो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये पूरा जो खाली स्थान है वाष्प से भर जाएगा, तब क्या होगा? क्या वाष्प बंद हो जाएगी? नहीं।
जितना द्रव वाष्प में बदलेगा ना, उतनी ही वाष्प पुनः द्रव में बदलनी प्रारंभ हो जाएगी। इस अवस्था को कहते हैं साम्यावस्था। क्या कहते हैं? साम्यावस्था। तो सही परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी वाष्पशील द्रव की वाष्प द्वारा उसी द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। कब? साम्यावस्था में। ठीक है, यानी साम्यावस्था में किसी द्रव की वाष्प द्वारा उस द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, बार बार वर्ड आएगा वाष्प दाब, इसलिए मैंने आपके इसकी परिभाषा पहले ही बता दी। ठीक है, अब आते हैं राउल्ट के नियम पर। राउल्ट का नियम पढ़ते हैं। राउल्ट का नियम यहां से स्टार्ट होगा आपके। राउल्ट का नियम बहुत ही सिंपल सादा नियम है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, थोड़ा सा बस आपको समझना। देखो मैंने क्या करा, दो अलग अलग द्रव लिए, दोनों ही वाष्पशील ले लिए। ये है द्रव नंबर 1 और ये है द्रव नंबर 2, द्रव नंबर 2। ठीक है, इन दोनों को मिलाया मैंने तो क्या बन गया? विलयन बन गया। ये बन गया विलयन। ठीक है, विलयन में 2 कंपोनेंट है, 2 घटक है, 1 और 2। देखो जब केवल वाष्पशील द्रव 1 था, 1 नंबर था, तब इसका वाष्प दाब हो गया P10। ठीक है, मतलब देखो वाष्प दाब को लिखेंगे P से, 1 नंबर है इसलिए 1, और शुद्ध केवल अकेला द्रव 1 ही है। ठीक है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, शुद्ध द्रव 1 है। और शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब होता है उसको अपन नोट लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। ये द्रव नंबर 2 है। ठीक है, वाष्प दाब को लिखेंगे P से, 2 है इसलिए P2, और शुद्ध अवस्था में इसलिए लगा दिया नोट। ठीक है, ये हो गया P1 नोट, ये हो गया P2 नोट। अब विलयन बना, विलयन के अंदर माना घटक 1 का वाष्प दाब P1 और घटक 2 का वाष्प दाब कितना हो गया? P2। ये चेंज हो जाएगा इससे ना, ये P1 नोट है, ये P1 हो गया, ये P2 नोट था, ये P2 हो गया। बड़ा या घटा ये बाद में देखेंगे अपन। तो वापस से सुनो, राउल्ट का नियम इसी पर आधारित है कि ये है शुद्ध वाष्पशील द्रव A, वाष्पशील का मतलब जिसकी वाष्प बनती हो। ये है शुद्ध वाष्पशील द्रव 2। ठीक है, जब इन दोनों को मिश्रित किया तो विलयन बना। विलयन में द्रव 1 का वाष्प दाब है P1 और द्रव 2 का वाष्प दाब क्या है? P2। इसको अपन पहले लिख लेते हैं, फिर नियम पढ़ते हैं। माना द्रव 1 का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में ना P1 नोट, द्रव 1 का विलयन में वाष्प दाब, जब अपन उसका विलयन बना देते हैं वो होता है P1। ठीक है, द्रव 1 का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब P1 नोट और विलयन के अंदर हो गया P1। द्रव 2 का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब P2 नोट और विलयन में P2। तो ये लिखते हैं अपन, द्रव 2 का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्या हो जाएगा? P2 नोट, और द्रव 2 का विलयन में वाष्प दाब क्या हो जाएगा? P2। ठीक है, द्रव 1 का मोल अंश क्या हो जाएगा? मोल अंश को x लिखते हैं, 1 नंबर है तो x1। ठीक है, ऐसे कहते देखो द्रव 2 का मोल अंश, द्रव 2 का मोल अंश क्या हो जाएगा? घटक 2 का मोल अंश क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मैं राउल्ट का नियम लिख रहा हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। 2
वाष्पशील द्रवों के मिश्रण में, दो वाष्पशील द्रव है ना, मिश्रण में प्रत्येक घटक का वाष्प दाब विलयन में उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। यह है राउल्ट का नियम, बहुत इजी नियम है। दो वाष्पशील द्रवों के मिश्रण में प्रत्येक घटक का, या घटक के ब्रैकेट में आप द्रव भी लिख लेना, प्रत्येक घटक का वाष्प दाब विलयन में उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। सीधा साधा ऐसे बोल सकते हैं, जो वाष्प दाब है ना, ये सीधा सीधा मोल अंश के समानुपाती है। वापिस से देखो, दो द्रवों का मिश्रण है, यानी विलयन कह सकते हैं। दो द्रवों के मिश्रण में प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। जैसे घटक एक का वाष्प दाब P1 घटक एक के मोल अंश के समानुपाती होगा, ऐसे घटक एक का वाष्प दाब समानुपाती घटक एक का वाष्प दाब किसके समानुपाती होगा? घटक एक के मोल अंश के, घटक एक के मोल अंश के समानुपाती होगा। घटक एक का वाष्प दाब, घटक एक का वाष्प दाब मिश्रण के अंदर, अपन मिश्रण की बात करें ना, मिश्रण यानी विलयन, विलयन भी लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो विलयन में घटक एक का वाष्प दाब क्या है? P1 देख लो, P1 क्या है? विलयन में घटक एक का वाष्प दाब यानी P1 समानुपाती हो जाएगा X1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ऐसे कहते देखो, घटक दो का जो वाष्प दाब है वो किसके समानुपाती हो जाएगा? घटक दो के मोल अंश की। विलयन में घटक दो का वाष्प दाब क्या है? P2, P2 किसके समानुपाती हो जाएगा? विलयन में घटक दो के मोल अंश, घटक दो के मोल अंश क्या है? X2, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसको थोड़ा सा इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे ना, समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे, एक नियतांक आएगा और यह नियतांक आ जाएगा P1 नॉट। P1 बराबर क्या हो जाएगा? P1 नॉट X1 हो जाएगा। देखो, घटक एक का वाष्प दाब P1 समानुपाती होता है घटक एक के मोल अंश X1 के, P1 समानुपाती X1, P1 समानुपाती X1। ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा, एक नियतांक आ जाएगा, या नियतांक क्या है? P1 नॉट। और P1 नॉट किसे बोलते हैं अपन? P1 नॉट किसे बोलते हैं? शुद्ध अवस्था में घटक एक का वाष्प दाब, या द्रव एक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। ओके, ऐसे क्या? देखो यहां पर ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा, यहां पर नियतांक आएगा P2 नॉट। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? P2 बराबर P2 नॉट X2। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो और इसको सेकंड दे दो, इसको हटा दो, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? वापिस से देख लो, ये मिश्रण है, दो वाष्पशील द्रवों का मिश्रण है, इनकी वाष्प बन रही है। दो वाष्पशील द्रवों के मिश्रण में प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उस घटक के मोल अंश के समानुपाती, यानी वाष्प दाब समानुपाती मोल अंश, वाष्प दाब P समानुपाती X। जैसे P1 है तो X1 हो जाएगा, P2 है तो X2 हो जाएगा, ठीक है। P समानुपाती X, ठीक है। अब लाते हैं अपन डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। 11th में था, फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी। जिन्होंने द्रव्य की प्रावस्थाएं पढ़ी है उनको पता है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार ये नियम क्या है? देखो, पहले नियम बता दे तो फिर आते हैं अपन, समझ लो। जैसे कोई पात्र है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, A, B, C, बहुत सारी गैसें, ठीक है। तो प्रत्येक गैस इस पात्र की दीवार पर दाब डाल दी। जैसे A गैस डाल दी है PA दाब, B डाल दी है PB, C डाल दी है PC। तो डाल्टन कहता है कि इस पात्र की दीवार पर जो कुल दाब आ रहा है
पी कुल वो इन तीनों दाबों के योग के बराबर होता है। गैसों के मिश्रण में पात्र की दीवारों पर डाला गया कुल दाब गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। इसे डाल्टन का आंशिक दाब का नियम कहते हैं। अब यहां पर देखो, मैंने डायग्राम मिटा दिया, बता दे तो वापस बना देता हूं। ये था अपना विलयन, है ना। इस विलयन के अंदर दो घटक थे, घटक 1 और घटक 2, ठीक है। ये वाष्पशील है द्रव, इसकी वाष्प बनेगी, है ना, और इसकी भी बनेगी वाष्प, ठीक है। वाष्प क्या होती है? गैस होती है, वो यहाँ इकट्ठा होगी और ये गैस क्या करेगी? देखो ये दृढ़ है, ये भी दृढ़ है और ये भी दृढ़ है, तो दाब कहाँ डलेगा? यहाँ डलेगा, ठीक है। तो इस द्रव की सतह पर डाला गया कुल दाब है ना, वो इस घटक 1 के दाब और घटक 2 के दाब के योग के बराबर होता है। बस इतनी सी बात है। मतलब घटक 1 का दाब है वो और घटक 2 का दाब है वो, उन दोनों का योग करोगे तो कुल दाब आ जाएगा, ठीक है। इसका एक ग्राफ भी अभी बनाएंगे अपन। तो P कुल बराबर क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2। P कुल क्या है? विलयन का दाब ही हो गया। P कुल इक्वल्स टू P विलयन, ऐसे भी लिख सकते हैं। कुल दाब मतलब विलयन का दाब, तो P विलयन बराबर P1 कितना बताओ? P1 नॉट x1, P1 नॉट x1 प्लस P2 कितना है? P2 नॉट x2। ये आपके कुल मिलाकर राउल्ट का नियम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ आप चेंजेस करना चाहो, दो टाइप से कर सकते हो। देखो कि x1 प्लस x2 बराबर होता है 1, ठीक है। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस x2। ये यहाँ पर x1 की जगह पुट कर दो, तो P विलयन बराबर हो जाएगा, P विलयन बराबर P1 नॉट 1 माइनस x2 प्लस P2 नॉट x2, ठीक है। ये आप करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो इतना कुछ जरूर नहीं है, देख लेना आप अपने हिसाब से। तो P विलयन बराबर क्या हो जाएगा? ये P1 नॉट को अंदर गुणा कर दो, P1 नॉट 1 इंटू P1 नॉट माइनस x2 इंटू P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2, ठीक है। P विलयन बराबर, इस माइनस वाले को बाद में लिख देते हैं, P2 नॉट x2 प्लस देखो P1 नॉट प्लस P2 नॉट x2 माइनस P1 नॉट x2। इन दोनों में देखो x2 कॉमन है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, P1 नॉट प्लस P2 नॉट, P1 नॉट हो गया। इन दोनों में देखो x2 कॉमन आ रहा है, बोले आप पहले ले लो x2, बचा क्या? P2 नॉट माइनस P1 नॉट, ठीक है। ये हो गया P विलयन। ऐसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि राउल्ट के नियम से सिद्ध कीजिए कि P विलयन इक्वल्स टू P1 नॉट प्लस, ये इस तरीके से। उसके लिए सेकंड के लिए अपन करते हैं, देखो x1 प्लस x2 क्या होता है? 1 होता है। या आपने क्या करा? x1 की वैल्यू निकाल दी थी, या x2 की वैल्यू निकाल दो। x2 बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस x1, x1 इस तरह हो जाएगा। इसके अंदर पुट कर दो, P विलयन बराबर P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 की जगह ये पुट कर दो 1 माइनस x1, ठीक है। P1 नॉट x1 ये अंदर गुणा हो जाएगा, P2 नॉट माइनस P2 नॉट x1, ठीक है। इसको इस तरफ ले आओ, इसको इस तरफ ले लो, तो P विलयन बराबर हो जाएगा आपके P2 नॉट प्लस P1 नॉट x1 माइनस P2 नॉट x1। कुछ नहीं किया, इसको उठाकर इसकी जगह, इसको उठाकर इसकी जगह रख दिया, ये हो गया P2 नॉट, इसकी जगह इसको पुट करा, ये हो गया। अब इसमें कॉमन क्या रहा है? P2 नॉट प्लस इन दोनों में देखो कॉमन आ रहा है x1, तो x1 को ले लो बाहर, पीछे यहाँ बचा P1 नॉट माइनस यहाँ बचा P2 नॉट, ठीक है। तो P विलयन बराबर ये भी हो सकता है, विलयन का वाष्प दाब क्या हो सकता है राउल्ट के नियमानुसार? P2 नॉट प्लस x1 P1 नॉट माइनस P2 नॉट, ठीक है। तो ये आपके राउल्ट का नियम कंप्लीट। अब इसके ऊपर एक ग्राफ है, वो ग्राफ देखते हैं अपन। आपके आदर्श विलयन के लिए भी यही ग्राफ आएगा। अपन यहां पर ले रहे हैं दो वाष्पशील द्रवों का मिश्रण, ठीक है। तो ग्राफ में दो अक्ष आएगी, दो
एक्स अक्ष काम में ले, वाई अक्ष काम में लेनी पड़ेगी अपने को, ठीक है। देखो ये क्या कहते हैं, P1 समानुपाती x1, यानी इस तरफ अपन लेंगे, इस अक्ष पर लेंगे, वाई अक्ष पर लेंगे अपन वाष्प दाब, ठीक है। एक्स अक्ष पर लेंगे अपन मोल अंश, ओके, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया P1, जो पहले आता है उसको लेते हैं वाई अक्ष पर, जो बाद में आता है उसको एक्स अक्ष पर लेते हैं। ग्राफ हमेशा वाई वर्सेज एक्स बनता है, यानी जो पहले आएगा वो वाई अक्ष पर जाएगा, बाद में आएगा वो एक्स अक्ष पर जाएगा। ये ग्राफ का रूल है, तो अपन ले लिए। पहले अपन बना रहे, देखो P1 और x1 में ग्राफ बना रहे हैं। इस तरफ तो ले रहे P1 है ना, ये P1, इस तरफ ले रहे अपन x1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरफ P1 ले लिया। अब आपको बताए P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, और समानुपाती जब भी होता है ना, जैसे यहाँ पर P1 है और यहाँ पर x1 है, समानुपाती है तो मूल बिंदु से गुजरती हुई सीधी रेखा होती है, पता है आपको ग्राफ। तो यहाँ पर भी मूल बिंदु से गुजरती हुई सीधी रेखा बना दो, ये हो गई मूल बिंदु से गुजरती हुई सीधी रेखा, ठीक है। और जो ये जो दाब है ये P1 नोट आएगा, ठीक है, यानी शुद्ध अवस्था वाष्प दाब। किसी भी द्रव का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब अधिकतम वाष्प दाब होता है, उसमें अशुद्धियां मिलाओगे तो वाष्प दाब घटेगा। आगे पढ़ेंगे वाष्प दाब में अवनमन क्यों घटता है, वो कारण भी देखेंगे अपन, ठीक है। फिर देखो आपको क्या दिया है, फिर अपने को ग्राफ बनाना है P2 और x2 के अंदर। P2 इस अक्ष पर ले रहे हैं अपन और x2 इस अक्ष पर ले रहे हैं। x2 इस तरफ बढ़ रहा है, P2 इस तरफ बढ़ रहा है। और क्योंकि देखो P2 समानुपाती x2 है तो ग्राफ बिल्कुल सीधी रेखा आएगी मूल बिंदु से गुजरती हुई, ठीक है, मूल बिंदु से गुजरती हुई सीधी रेखा आएगी, ऐसे ये आ गई, ठीक है। और ये क्या है, ये है P2 नोट, ओके। इसका जो P2 का अधिकतम मान होता है उसे P2 नोट बोलते हैं, इसके आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और P कुल क्या आएगा, इन दोनों को मिला दो, P1 नोट और P2 नोट को, ये आपको क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा P कुल या विलियन का वाष्प दाब आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपके P विलियन, और P विलियन बराबर क्या होता है, P1 प्लस P2, ठीक है। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें कुछ और करनी है। या इस अक्ष पर P2 समानुपाती x2, ठीक है। और ये ग्राफ किसका है, P1 समानुपाती x1 का। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब आते हैं अपन मोल अंश के ऊपर। देखो इस x2 को भूल जाओ, x1 इस तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, और यहां जाकर अधिकतम हो रहा है। कैसे पता लगा अधिकतम हो रहा है, क्योंकि अब P1 नोट आ रहा है। P1 नोट क्या होता है, शुद्ध अवस्था में द्रव एक का वाष्प दाब, यानी यहाँ विलयन के अंदर केवल और केवल द्रव एक होगा, एक नंबर द्रव होगा, दूसरा कुछ भी नहीं होगा। आपको पता है मोल अंशों का योग एक होता है। जब केवल द्रव एक रहेगा तो दो तो हो जाएगा 0, है ना। तो x1 कितना हो जाएगा 1, यानी यहां पर x1 होगा 1 और x2 कितना होगा, यहां पर अभी लिखा अपन ने x2 0 होगा, या x2 हो गया 0, ठीक। यहां पे देखो x2 इस तरफ बढ़ रहा है और यहां पर आया P2 नोट। P2 नोट का मतलब केवल और केवल द्रव 2 है, मतलब द्रव एक कितना हो जाएगा इसके अंदर 0, मतलब द्रव एक के मोल अंश कितने हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। x1 हो जाएगा 0 और x2 हो जाएगा यहां पर 1। वापिस से बता देता हूं इसको, देखो x1 प्लस x2 कितना होता है 1 होता है। यहां पर केवल द्रव एक है, शुद्ध अवस्था मतलब केवल द्रव एक है, मतलब 2 हो जाएगा 0, यानी x2 यहां हो जाएगा 0 और x2 0 होगा तो x1 हो गया 1, x1 हो गया 1, x2 हो गया 0। ऐसा वैसे यहां पर देखो x1 प्लस x2 बराबर होता है 1। यहां पर देखो केवल और केवल द्रव 2 है, मतलब द्रव 1 हो गया 0, 1 हो गया 0, एक ही जगह 0 पुट करो तो x2 कितना आ गया 1 आ गया, ठीक। ये ग्राफ आपको राउल्ट के नियम में बनाना है। इस तरफ मोल अंश बढ़ रहा है और इस तरफ क्या बढ़ रहा है, वाष्प दाब बढ़ रहा है, ओके। अब बढ़ते हैं आगे। ये तो राउल्ट का नियम हुआ।
अब राउल्ट के नियम की एक विशेष स्थिति है, उस स्थिति को देखते हैं अपन, फिर आएंगे अनुसंख्यक गुणधर्म के ऊपर। क्या है विशेष स्थिति? अभी ये अपन ने लिया था दो वाष्पशील द्रवों के मिश्रण में अगर दोनों द्रव वाष्पशील नहीं हो, दोनों में से एक वाष्पशील हो यानी एक की वाष्प बनती हो और दूसरे की वाष्प नहीं बनती हो, ठीक है, उसको लेते हैं अपन। देखो राउल्ट के नियम की विशेष स्थिति, और यही विशेष स्थिति अपने इस चैप्टर में काम में आएगी। राउल्ट के नियम की विशेष स्थिति, जो अपने अनुसंख्यक गुणधर्म है वो इसी विशेष स्थिति पर आधारित है, इसलिए अपन पढ़ रहे हैं विशेष स्थिति, ठीक है। देखो क्या है विशेष स्थिति? अपन ने ले लिया वाष्पशील विलायक, विलायक को तो ले लिया वाष्पशील, ठीक है, ये शुद्ध अवस्था में है ना। देखो इसका वाष्प दाब क्या होगा? ये वाष्पशील विलायक है इसके अंदर, तो इसका वाष्प दाब देखते। देखो वाष्प दाब को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से, ठीक है। और विलायक को करते हैं 1 से। बता दें आपको, नहीं पता है तो ध्यान रख लेना आगे से। इस पूरे चैप्टर के अंदर 1 नंबर लिख रहे हैं मतलब वो होगा विलायक, और 2 नंबर लिख रहे हैं मतलब वो होगा विलेय। ये आप विशेष ध्यान रखना, ठीक है, बार बार मैं नहीं बताऊंगा आपको, नोट कर लेना भले ऊपर। यानी 1 नंबर से अपन विलायक को रिप्रेजेंट करेंगे, 2 नंबर से अपन विलेय को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखो ये है शुद्ध वाष्पशील विलायक, ठीक है, वाष्प दाब होता है P, ठीक है, विलायक है इसलिए 1, और शुद्ध जब भी होता है नोट, यानी P1 नोट आएगा, उसका मतलब होगा शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, ठीक है। और इसके मोल अंश कितने होंगे? इसके मोल अंश होंगे x1, ठीक। इसके अंदर अपन क्या मिला रहे हैं? इसके अंदर मिला रहे हैं अपन अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय। ये अवाष्पशील विलेय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, ठीक है। अवाष्पशील विलेय मिला रहे, ठीक है। विलेय 2 नंबर होता है तो इसका मोल अंश हो जाएगा x2, ठीक है। मुझे ये बताओ, क्या ये अवाष्पशील है तो क्या इसकी वाष्प बनेगी? नहीं बनेगी। तो क्या इसका वाष्प दाब होगा? नहीं होगा। मतलब इसका वाष्प दाब कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि ये अवाष्पशील है। अब देखो विलायक के अंदर विलेय मिला रहे, क्या बनेगा? विलयन बनेगा। ये बन गया विलयन, ये बन गया विलयन सॉल्यूशन, ठीक। इस विलयन का वाष्प दाब है PS, S फॉर सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैं राउल्ट का नियम बता रहा हूं। देखो जब किसी शुद्ध वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो बनने वाले विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है। क्यों होता है वो भी देखेंगे, पहले मैं नियम लिख रहा हूं। देखो जब किसी शुद्ध वाष्पशील विलायक, शुद्ध वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो जब किसी शुद्ध वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते विलयन बनेगा तो बनने वाले विलयन का वाष्प दाब यानी PS विलायक, ये विलायक क्या है? वाष्पशील घटक। अभी बताऊंगा क्या होता है। विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है। कहां से आया ये भी बता दूंगा आपको, आपको भी समझ में आ जाएगा कहां से आया ये, ठीक है। तो अपन लिखेंगे कि विलयन का वाष्प दाब किसके समानुपाती हो गया? विलायक के
मोल अंश के समानुपाती हो गया। ठीक है, जब किसी शुद्ध वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो बनने वाले विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है। इसे कहते हैं राउल्ट का नियम। ये राउल्ट के नियम की विशेष स्थिति है, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अपने को अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ने हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म में यही चीज काम आनी है, इसलिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा एग्जाम में आ जाए कि राउल्ट का नियम लिखे तो पहले वाला लिखना, ये नहीं लिखना। ठीक है, तो यहां से अपन लिखेंगे पी एस समानुपाती x1, पहले ऐसे नहीं लिखते, पहले लिखते हैं पी विलयन यानी विलयन का वाष्प दाब समानुपाती x विलायक। ठीक है, अब लिखेंगे P सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। ठीक है, ये क्यों आया केवल समझने के लिए बॉक्स बना करके ये लिखना है कि कैसे आया, क्यों आया, केवल समझने के लिए, बाकी आपको ध्यान रखना। देखो वापस से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब किसी शुद्ध वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो विलयन बनेगा। इस विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है। क्यों? अब ये ध्यान ऐसे रख लेना कि जो विलयन का वाष्प दाब है वो वाष्पशील घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है, क्योंकि वाष्प तो विलायक की बनेगी, विलय की वाष्प बनेगी नहीं, तो जिसकी वाष्प बनेगी ना उसके घटक के मोल अंश के समानुपाती होगा, उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होगा। ठीक है, तो देखो इधर अपन ने राउल्ट का नियम पढ़ा था, P विलयन बराबर P1 प्लस P2, P विलयन को PS लिख रहा है ना, इज इक्वल्स टू P1 नोट x1 प्लस P2 नोट x2। अब यहां पर देखिए घटक नंबर 2 है विलय, और विलय कैसा है, अवाष्पशील। विलय की वाष्प बनेगी क्या, नहीं बनेगी। जब वाष्प नहीं बनेगी तो वाष्प दाब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या P2 नोट की जगह 0 पुट करो, PS बराबर आ जाएगा P1 नोट x1, और ये तो कांस्टेंट होता है, इसकी जगह समानुपाती का चिन्ह लगा दो, PS समानुपाती x1। ये पढ़ा देख लो। ठीक है, इसको लिख देना, चूंकि विलय अवाष्पशील है। ठीक है, और यहां देखो समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो PS बराबर हो जाएगा P1 नोट x1। ठीक है, P1 नोट वही ये लिखा है, देखो शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब। तो ये आपके राउल्ट का नियम कंप्लीट। अगले लेक्चर के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म, और एक अणुसंख्यक गुणधर्म उसके अंदर पढ़ लेंगे। फिर अपन उससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और उसके न्यूमेरिकल्स। ओके।